नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। नेपाल एक छोटा सा हिमालयी देश, लेकिन इस वक्त उसकी राजनीति में जो तूफान उठा है उसकी गूंज सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजिंग से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही। कभी सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे रहे केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक आज सलाखों के पीछे है। जी हाँ, शुक्रवार को जैसे ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके ठीक अगले ही दिन नेपाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं है, यह सत्ता के शिखर से सीधे जेल की कोठरी तक का सफर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को ही गिरफ्तार करना पड़ा। इसके पीछे छुपी है एक कहानी गुस्से की, लापरवाही की और सिस्टम की नाकामी की। सितंबर 2025 नेपाल की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये जेन ज़ी की बगावत थी। कारण ये सोशल मीडिया पर बैन लगना और फिर उसके बाद फैसला। लेकिन युवाओं के लिए ये उनके आवाज छीनने जैसा था। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और उसके बाद ये प्रदर्शन धीरे धीरे गुस्सा भड़कता गया और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रदर्शन हिंसक हो गया, सड़कें रणभूमि बन गई, सरकारी इमारतें जलने लगी, संसद तक को आग के हवाले कर दिया गया और इस हिंसा में लोगों की जान चली गई। सोचिए, 77 जिंदगियां एक फैसले की कीमत। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर प्रशासन की नाकामी? सही सवाल जांच के लिए एक विशेष आयोग के सामने रखा गया। पूर्व विशेष अदालत के जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सरकार के पास पहले से खुफिया जानकारी थी, उन्हें पता था कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो होना था वो रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया और यही से शुरू होती है जवाबदेही की कहानी। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग पर राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत केस चलाने की सिफारिश की गई, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती थी। यानी अब ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं रहा, यह एक आपराधिक मामला बन चुका है। और फिर जैसे ही बालेन शाह की सरकार बनी, पहले ही कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की, अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और पुलिस ने बिना देरी किए इन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में सिर्फ 2 नाम नहीं है बल्कि कई और नाम भी शामिल है। पूर्व गृह सचिव, आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख, राष्ट्रीय जांच विभाग के अधिकारी और काठमांडू के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी, सबकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। यानी पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा है। अब जरा राजनीति के बड़े खेल को समझिए। केपी शर्मा ओली एक ऐसा नाम जिसे नेपाल में चीन के करीबी नेता के तौर पर देखा जाता है। उनकी विदेश नीति का झुकाव अक्सर बीजिंग की तरफ रहा। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी सिर्फ नेपाल की अंदरूनी राजनीति नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी था। चीन के लिए खबर असहज करने वाली हो सकती है, लेकिन उसका एक अहम सहयोगी अब मुश्किल में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये घटनाक्रम बेहद अहम है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में हर बदलाव सीधे तौर पर दक्षिण एशिया के संतुलन को प्रभावित करता है। और अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे नए और सबसे दिलचस्प किरदार की, बालेन शाह। एक ऐसा नाम जो कुछ समय पहले की राजनीति में बाहरी माना जाता था, लेकिन आज वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उनकी छवि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नेता की रही है और शायद यही वजह है कि सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे बड़ा संदेश दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री, ना मंत्री, ना सिस्टम। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ न्याय है या फिर राजनीतिक बदले की शुरुआत? क्योंकि नेपाल की राजनीति में सत्ता बदलने के साथ ही एक्शन लेना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इसमें आप जनता की मौत जुड़ी हुई है। 77 लोगों की मौत और उसके लिए जिम्मेदारी तय करना, ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि न्याय की मांग है। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, देखना होगा कि होता क्या है।